साल 2054 में समाज पूरी तरह ऑटोमेशन, विज्ञापनों, निगरानी और एल्गोरिदमिक शासन पर निर्भर हो चुका है। मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मिलकर एक विशाल सुपर स्टेट बना चुके हैं, जिसे मेक्सिकन कहा जाता है। ऊपर से देखने पर समाज बेहद समृद्ध और अत्यधिक कुशल दिखाई देता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा तकनीक के नियंत्रण में है। विज्ञापन लगातार लोगों की निजी जगहों में दखल देते रहते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम और रसोई तक में, जहाँ वे स्मार्ट राउटर और कनेक्टेड डिवाइसेस के जरिए सीधे लोगों से बात करते हैं। राजनीतिक रूप से यह राष्ट्र खुद को एक लोकतंत्र के रूप में पेश करता है, लेकिन असलियत में यह एक यूनिपार्टी सिस्टम के तहत चलता है, जहां नागरिकों को केवल हाँ में वोट देने की अनुमति होती है, और वह भी सिर्फ एक स्वीकृत नेता के लिए, जिसे बस द कैंडिडेट कहा जाता है। फिल्बर्ट नाम का एक फैक्ट्री वर्कर अपनी दाढ़ी बना रहा होता है, तभी उसके पीछे अचानक एक होलोग्राफिक विज्ञापन दिखाई देता है, जो शेविंग क्रीम का प्रचार कर रहा होता है। आधुनिक समाज में पूरी तरह खत्म हो चुकी निजता से पहले ही परेशान फील इस दखल से गुस्से में आ जाता है। वह अपनी पत्नी मैगी से शिकायत करता है कि अब विज्ञापन बाथरूम जैसी निजी जगहों में भी घुस चुके हैं। झुंझलाहट में वह राउटर पर जोर से हाथ मारकर विज्ञापनों को बंद कर देता है, लेकिन मैगी शांत स्वर में उसे बताती है कि वह चाहे तो सिर्फ वॉइस कंट्रोल का इस्तेमाल करके भी विज्ञापन बंद कर सकता था। बाद में फिल काम पर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ता है, जहां हर तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। डिजिटल स्क्रीन लगातार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती रहती है, चाहे वह कहीं भी देखे। उन्हीं प्रसारणों में से एक पर द कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा होता है, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। इंटरव्यू के दौरान एक कॉलर राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि लोगों को वोट देते समय वास्तव में कोई विकल्प ही नहीं दिया जाता। कॉलर तर्क देती है कि सिर्फ एक उम्मीदवार होना लोकतंत्र नहीं कहलाता, लेकिन दी कैंडिडेट इस व्यवस्था का बचाव करते हुए कहता है कि लोकतंत्र अब भी मौजूद है, क्योंकि 52 उम्मीदवारों में से विचार विमर्श के बाद आखिरकार केवल एक को चुना गया है। काम पर पहुंचने के बाद फिलिप को देर से आने के लिए डांट पड़ती है और उसे सलाह दी जाती है कि बाकी लोगों की तरह वह भी एक ऑटोमेटेड कार खरीद ले, लेकिन फिलिप इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि उसे चीजें अपने हाथों से करना पसंद है। काम के दौरान वह अपने सहकर्मी को बताता है कि उसकी पत्नी मैगी अजीब तरह से कॉफी विज्ञापन के प्रवक्ता के प्रति आकर्षित होती जा रही है। उसका सहकर्मी एडी जवाब देता है कि फिलिप इन बातों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता है। उसके दोनों सहकर्मियों को लगता है कि वह अवसाद में है। इसके बाद एडी उसे सलाह देता है कि वह ऐसी कोई चीज खरीदे जो कुछ समय तक उसके साथ रहे। वे मजाक में उसे चीज खरीदने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके विज्ञापन में दिखाई देने वाली लड़कियां बेहद आकर्षक हैं। उसी रात फील वह चीज खरीदकर फ्रिज में रखता है, लेकिन जैसे ही वह फ्रिज का दरवाजा बंद करता है, तुरंत उसी चीज का विज्ञापन सामने आ जाता है। तभी मैगी वहां आती है और फिल जल्दी से राउटर बंद कर देता है। वह फिल से कहती है कि जल्दी करे, क्योंकि द कैंडिडेट का भाषण शुरू होने वाला है। जब दोनों प्रसारण देख रहे होते हैं, तब मैगी कहती है कि वह कुछ और देखना चाहती है, लेकिन फील उसे बताता है कि दूसरे कमरे में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। भाषण के दौरान अचानक फील को सुनाई देता है कि दी कैंडिडेट कह रहा है कि उन्हें बाकी सभी लोगों को मार देना चाहिए। फिल तुरंत मैगी को आवाज देता है और जोर देकर कहता है कि दी कैंडिडेट लाइव टेलीविजन पर पागल हो गया है। जब मैगी वहां आती है तो फील उत्साहित होकर उसे बताता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन वह यह देखकर बेहद परेशान और निराश हो जाता है कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति पूरे प्रसारण के दौरान उस चौंकाने वाले बयान का जिक्र तक नहीं करता। अगले दिन काम पर जाते समय फिल हैरान रह जाता है कि दी कैंडिडेट द्वारा कही गई उस बात के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। काम पर पहुंचकर वह अपने सहकर्मी लेनी से कहता है कि ऐसी बात कहने के बाद तो दी कैंडिडेट को निश्चित रूप से पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन लेनी को यकीन ही नहीं होता कि एड कैंडिडेट ने कभी बाकी सभी लोगों को मार दो जैसा कुछ कहा था। फिल जवाब देता है कि उसे सचमुच हैरानी हो रही है कि यह घटना अब तक पूरी खबरों में छाई क्यों नहीं हुई। वह उस क्लिप को ऑनलाइन खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वह वीडियो कहीं भी नहीं मिलता। लेनी मान लेता है कि शायद फिल ने बात को गलत सुन लिया होगा। फिल फिर सोशल मीडिया चेक करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि किसी और ने भी वह बयान सुना ही नहीं है। काम के दौरान ब्रेक में फिल अपने सहकर्मियों से शिकायत करता है कि यह कितनी अजीब बात है कि पूरा कारखाना ऑटोमेट किया जा चुका है, फिर भी उसकी निगरानी के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। एडी समझाता है कि यूनियन वर्कर्स और फैक्ट्रियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार कंपनियां हर चीज को पूरी तरह ऑटोमेट नहीं कर सकती और उन्हें कुछ कर्मचारियों को काम पर रखना ही होगा। जब लेनी वहां से चला जाता है, तब एडी धीरे से फिल से स्वीकार करता है कि उसने भी ओम कैंडिडेट को बाकी सभी लोगों को मार दो कहते हुए सुना था। एडी फिल से कहता है कि उसे इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह बस एक तरह का मनोरंजन है। बाद में जब फिल ट्रेन से घर लौट रहा होता है,
तभी वह टेलीविजन पर किसी को डू अदर्स का जिक्र करते हुए सुनता है। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइटें लाल हो जाती हैं और पूरी ट्रेन रुक जाती। घबराया हुआ फिल सुरक्षा कैमरों के जरिए मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगती है, लेकिन बाहर देखते ही फिल भयभीत रह जाता है, क्योंकि हर तरफ विशाल प्रोजेक्टरों पर किल ऑल अदर्स लिखा चमक रहा होता है। वह तुरंत इमरजेंसी ब्रेक का बटन दबा देता है और घबराहट में अपने फोन से उन प्रोजेक्शनों की तस्वीरें लेने लगता है। बाद में पुलिस उससे इस घटना के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि ट्रेन केवल थोड़ी देर के लिए बिजली जाने की वजह से रुकी थी। आमतौर पर ट्रेन सिस्टम यात्रियों द्वारा दिए गए अनावश्यक आदेशों को अपने आप नजरअंदाज कर देता है, लेकिन फिल के मामले में इमरजेंसी ब्रेक सचमुच सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से उसके पीछे आ रहा पॉड उससे टकरा गया। अधिकारी उसे बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं होना ही नहीं चाहिए। वे उसका ड्रग टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके नतीजे पूरी तरह साफ निकलते हैं। फिर भी उसे कुछ समय के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। पुलिस की पूछताछ खत्म होने के बाद एक मनोचिकित्सक को उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जाता है। बाद में मैगी उसे कार से घर लेकर जाती है। रास्ते में फिल उसे बताता है कि उसे कुछ समय तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहने का आदेश दिया गया है। इसके बजाय अब उसे एक नए कंप्यूटर ऑपरेटेड वाहन में सफर करना होगा। घर पहुंचकर जब वह टेलीविजन देख रहा होता है, तब उसे फिर से प्रसारण के भीतर किल ऑन अदर्स सुनाई देता है, लेकिन मैगी को वह आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इस अनुभव के बाद फिल साफ तौर पर घबराया हुआ और मानसिक रूप से परेशान दिखाई देता है। मैगी शांतिपूर्वक टेलीविजन बंद कर देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बताती है कि उसने पहले ही सारी कॉफी और चीज फेंक दी है। इसके बाद वह टीवी और सभी राउटर्स भी बंद कर देती है, ये कहते हुए कि ये सब बेकार के ध्यान भटकाने वाले साधन हैं। वो फिल से कहती है कि अब कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ वे दोनों रहेंगे। अगले दिन जब दोनों अपनी नई ऑटोमेटेड कार में सफर कर रहे होते हैं, तब वे सड़क पर लोगों के एक झुंड को एक डरी हुई महिला का पीछा करते हुए देखते हैं। मैगी फिल से कहती है कि वह इसे नजरअंदाज करे और आगे बढ़ जाए, लेकिन फिल जिद करता है कि कार रोकी जाए। फिल कार से बाहर निकलता है और भीड़ से उस महिला से दूर हटने को कहता है। भीड़ में मौजूद एक महिला कहती है कि वे उसे पहले ही पकड़ चुके हैं। जब फिल पीछे हटने से इनकार कर देता है, तो वह बाकी लोगों से कहती है कि फिल उन्हीं में से एक है। कुछ ही पलों बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और फिल को हिरासत में ले लेती। स्टेशन पर उससे एक बार फिर पूछताछ की जाती है। अधिकारी उससे पूछता है कि वह उस संदिग्ध महिला को कैसे जानता है, लेकिन फिल समझाता है कि उसने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा। वह कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए बीच बचाव किया क्योंकि उसने देखा कि भीड़ उस महिला का पीछा कर रही थी और उसे यह गलत लगा, इसलिए उसने सहज प्रतिक्रिया दी। इसके बाद फिल पूछता है कि उस महिला पर हमला करने वाले लोगों पर क्या मारपीट का आरोप लगाया जाएगा। अधिकारी जवाब देती है कि व्यक्तिगत रूप से वह द अदर्स जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वह इतना जरूर जानती है कि फिल को भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए। अधिकारी उसे चेतावनी देती है कि अगर वह इसी तरह व्यवहार करता रहा तो यह एक पैटर्न बन जाएगा और फिर उस पर बेहद करीबी निगरानी रखी जाएगी। वह समझाती है कि अगर किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निगरानी रखी जाए तो लगभग कोई भी डू अदर्स जैसा दिखाई देने लग सकता है। बाद में काम पर फिल का बॉस उसे बताता है कि हाल की घटनाओं की वजह से अब उसे 30 दिनों की हेल्थ मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाली कोई मानसिक या चिकित्सीय समस्या तो नहीं है। इसके बाद उसका बॉस उसे एक स्मार्ट वॉच देता है जो उसके तनाव स्तर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कई अन्य स्वास्थ्य संकेतकों को ट्रैक करेगी। बातचीत खत्म करने से पहले उसका बॉस उसे यह भी याद दिलाता है कि कंपनी की नीति के अनुसार कार्यस्थल पर राजनीति पर चर्चा करना मना है। लंच ब्रेक के दौरान फिल एक नया बैनर देखता है जिस पर किल ऑन अदर्स लिखा होता है। एडी इसे सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए बनाया गया एक विज्ञापन बताकर नजरअंदाज कर देता है। हालांकि वह यह भी मानता है कि उसकी असली दिलचस्पी यह जानने में है कि आखिर ये दी अदर्स हैं कौन। फिल इस बात से परेशान हो जाता है और कहता है कि लोगों को मारने की बातें इतनी सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए। तभी लेनी सोचते हुए पूछता है कि अगर उनमें से ही कोई अदर निकला तो क्या हो। वह सवाल उठाता है कि ऐसी स्थिति में क्या वे एक दूसरे की शिकायत करेंगे या नहीं। बाद में द कैंडिडेट एक लाइव इंटरव्यू में दिखाई देती है जहाँ वह दर्शकों के कॉल ले रही होती है। फिल अपने आसपास के सभी राउटर्स बंद कर देता है और पहचान छिपाने के लिए अपना भेष बदल लेता है। फिर वह कॉल करता है। नकली नाम का इस्तेमाल करते हुए वह इंटरव्यू लेने वाले से उन अजीब संकेतों और प्रोजेक्शनों के बारे में पूछता है जिन पर हर जगह किल ऑल अदर्स लिखा दिखाई दे रहा है। फिल कहता है कि उसे ये किल ऑल अदर्स वाले संदेश बेहद डरावने और परेशान करने वाले लगते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि किसी को यह तक नहीं पता कि आखिर डू अदर्स का मतलब क्या है। अपने भेष और नकली नाम के बावजूद सिस्टम बहुत जल्दी उसकी पहचान कर लेता है। घबराकर फिल अपने फोन की बैटरियां निकाल देता है, लेकिन उसके डर के बावजूद कॉल फिर भी जारी रहती
रहती है, क्योंकि उसके कमरे में लगे कैमरे और माइक्रोफोन अब भी उसे सुन और देख रहे होते हैं। इसके बाद दो कैंडिडेट सीधे फिल से पूछती है कि क्या वह खुद एक अदर है। भयभीत होकर फिल तुरंत प्रोजेक्टर बंद कर देता है। अगले दिन काम पर वह देखता है कि उसके सहकर्मी उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। जब वह एडी से बात करने की कोशिश करता है तो एडी ठंडे स्वर में कहता है कि अब किसी को भी उससे बात करने की अनुमति नहीं है। काम के बाद फिल उसी पार्क में लौटता है जहां उस महिला वाला हादसा हुआ था। वहां वह दीवार पर बना एक ग्राफिटी देखता है जिसमें उसे एक अदर कहा गया होता है। डरा हुआ और शक से भरा फिल अपनी बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार से जाने से बचता है। वह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की बाहरी दीवार पर चढ़ता है और खिड़की के रास्ते चुपके से अपने घर में घुसता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है वही शेविंग क्रीम वाला विज्ञापन अचानक फिर से दिखाई देने लगता है। फिल तुरंत उसे बंद कर देता है और फिर मैगी से बात करता है। घबराहट में वह उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि वे लोग अब उनके पीछे आने वाले हैं। वह समझाता है कि यह सिस्टम किसी भी इंसान को द अदर बना सकता है। फिल के अनुसार यह सब एक जाल है। जो भी व्यक्ति इस नियंत्रण और हेरफेर को समझने लगता है उसे अदर का नाम दे दिया जाता है और उसके बाद पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाता है। मैगी फिल की बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि ट्रेन दुर्घटना के दौरान शायद उसके सिर पर चोट लगी थी, इसलिए अब वह ऐसी बातें कल्पना कर रहा है। लेकिन फिल तर्क देता है कि यह सब उस हादसे के बाद शुरू नहीं हुआ था। वह उसे याद दिलाता है कि सबसे पहले उसने डी कैंडिडेट को लाइव टेलीविजन पर वह वाक्य कहते हुए सुना था। फिर उसे हर जगह वे संकेत दिखाई देने लगे और ट्रेन वाला हादसा तो उसके बाद हुआ। जैसे जैसे उसका डर और शक बढ़ता जाता है, फिल को संदेह होने लगता है कि शायद मैगी भी उन्हीं लोगों में से एक है। जब मैगी उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है तो फिल गुस्से में आकर उसे मुक्का मार देता है, लेकिन तुरंत ही उसे अपने के पर पछतावा होता है और वह माफी मांगते हुए कहता है कि वह अभी भी साबित कर सकता है कि सच क्या है। सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के इरादे से वह अपार्टमेंट छोड़ देता है और कहता है कि लोगों को सब कुछ पता चलना चाहिए। कुछ ही देर बाद वह शहर की सड़कों पर भागता हुआ दिखाई देता है, जबकि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा होता है। वह उनसे छिपने की कोशिश करता है और तभी उसे एक और साइन दिखाई देता है, ठीक उसी समय जब पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। बच निकलने की कोशिश में फिल उस संरचना के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि नीचे मौजूद अधिकारी दूर से ही उसके शरीर के संकेतों की जांच कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ काम पर उसके सहकर्मी पूल खेलते हुए लाइव न्यूज कवरेज देख रहे होते हैं। लेनी एडी से पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि फिल एक अदर है, लेकिन एडी जोर देकर कहता है कि फिल उनमें से नहीं है। इसी बीच पुलिस फिल की पहनी हुई स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करके उसके हार्मोन स्तरों में बदलाव करने लगती है। इसके असर से उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली और विकृत होने लगती है, जिससे मजबूर होकर फिल अपनी कलाई से वह घड़ी उतारकर फेंक देता है। भीड़ के ऊपर खड़े होकर फिल आखिरकार सीधे पूरी दुनिया को संबोधित करता है और घोषणा करता है कि अदर्स को मार देने से कभी कोई समस्या हल नहीं होगी। लेकिन साइन से लटकती हुई लाश को नीचे खींचने की कोशिश करते समय उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया जाता है, जबकि उसी समय द कैंडिडेट एक बार फिर जनता को संबोधित करती है। शांत और संयमित स्वर में वह कहती है कि कभी कभी लोग ऐसी चीजें देख लेते हैं जिन्हें वे देखना नहीं चाहते। उसके अनुसार समाज अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास करना चाहता है, लेकिन सबसे अच्छे रूप को अपनाने से पहले उसे सबसे बुरे हिस्से को खत्म करना होगा। वह घोषणा करती है कि आज रात राष्ट्र थोड़ा और सुरक्षित हो गया है और गर्व के साथ उनके सिस्टम को एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बताती है जो खुद ही लोगों की पहचान करती है और खुद ही अपनी गलतियों को सुधारती है। इसके बाद वह जनता को भरोसा दिलाती है कि जो भी अदर नहीं है उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एपिसोड का अंत द कैंडिडेट की एक आखिरी सिहरन पैदा कर देने वाली घोषणा के साथ होता है। वह कहती है कि आज रात के अभियान की सफलता से उत्साहित होकर अब किल ऑल अदर्स कार्यक्रम को पूरे पश्चिमी गोलार्ध के हर राज्य और हर शहर तक विस्तारित किया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।